हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पिछले कई क्लासेस में जो न्यूमेरिकल मिशन को लेकर चला जा रहा था वो न्यूमेरिकल मिशन कहाँ तक कामयाब है। आप लोग अपना अपना फीडबैक दें। अगर आपने उससे कुछ फ़ायदा उठाया और आपका अपग्रेडिंग हुआ, आप सोल्व कर ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स को, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अब एक नए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। लेकिन अगर कहीं आपको डाउट है तो फिर आज का क्लास भी मैं एक बार फिर से न्यूमेरिकल में देने के लिए तैयार आपके पास। ठीक है, लाइए। इनका एक प्रॉब्लम है, इनका देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लिखिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 कर लीजिए। तो ये है इनका प्रॉब्लम, है ना, यही प्रॉब्लम है। यस, तो ये प्रॉब्लम है, पढ़िए। A spherical capacitor consists of two concentric spherical conducting surfaces. A spherical capacitor consists of two concentric spherical conducting surfaces of radii 2 and 2.5 centimeter. एक स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में ये बात है जिसके दो सरफेस हैं। तो एक इनर सरफेस रहेगा, एक आउटर सरफेस रहेगा। इनर सरफेस का रेडियस 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस सरफेस का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। दोनों सरफेस सेपरेटेड बाय टू लेयर्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स 3 and 5। दोनों सरफेस जो है वो दो तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेटेड है। एक जो इंसुलेटर है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और दूसरी तरह का जो इंसुलेटर है वो 5 है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई। ठीक। द रेडियाई ऑफ द कॉमन सरफेस ऑफ द इंसुलेटिंग लेयर्स इज 2.4 सेंटीमीटर। जो कॉमन सरफेस होगा दोनों इंसुलेटर का, उसका रेडियस है 2.4 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट और फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उसका आप कैपेसिटेंस निकालिए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, शायद आपने अटेम्प्ट किया और इसको आप नहीं समझे, जो इसमें थ्योरी थी इसलिए नहीं बन सका। एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि अभी तक हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कस ही नहीं किए, है ना। हम लोग अभी तक स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किए, उसका क्या कैपेसिटेंस होगा उसका हमने कोई डिराइवेशन नहीं किया है। इसी प्रॉब्लम की वजह से सही, लेकिन हम लोग एक डिराइवेशन करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में डालते हैं और पहले हम वो ड्राइव करते हैं जो हमें अब तक इसके बारे में थ्योरी देना चाहिए था, नहीं दे सके। अब उसके बाद तब इसको हम टैकल करते हैं। ओके, चलिए जी। स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना, हम अब वो देखेंगे। तो एक डायग्राम बना लीजिए स्फेरिकल सरफेस का, कैपेसिटर का। जी, ये रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर का एक रफली डायग्राम। ठीक है, इसका इनर सरफेस ए है और आउटर सरफेस बी है। अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके लिए हमें इसे चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज हम इनर सरफेस को दें या आउटर सरफेस को दें। चार्ज हम किसी भी सरफेस को दे सकते हैं, लेकिन हम पहले इनर सरफेस को दे रहे हैं। ठीक है, तो आउटर सरफेस को क्या करेंगे, आउटर सरफेस को हम अर्थ करेंगे, ग्राउंड करेंगे। जी, अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया इसको Q। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसको दिया जाएगा उतना ही के बराबर या अब नहीं बराबर, मतलब सर्टेनली हम अभी नहीं कह सकते हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके दिया जाएगा इसको उतने ही के बराबर या उसके बराबर नहीं, लेकिन इंड्यूस होगा इसके सामने, जो इनर सरफेस के सामने ये सरफेस है बी, इसके इनर पॉइंट पोर्शन पे, जैसे ये। ठीक है, तो अब इस पे हम अभी नहीं जान रहे हैं कि इस पे
चार्ज इक्वली जितना ये है उतना ही इंड्यूस होगा या अनइक्वली इंड्यूस होगा। तो हम इसमें मान लेते हैं Q डैश। ठीक है, तो अब हम इसे को डिसाइड पहले कर लें कि ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसके डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे कि अब इस सरफेस पे जो सरफेस बी है उसको अर्थ किया गया, उस सरफेस पे हम टोटल पोटेंशियल निकालना चाहेंगे। तो निकालना चाहेंगे तो इसके लिए इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पर, तो पूरा सरफेस जो है कि इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, तो इक्वली पोटेंशियल होगा कहीं पर भी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल हम लें तो कितना पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को बनाने वाला कौन कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तो ये जो Q चार्ज दिया गया है सरफेस A को, और एक वो चार्ज जो इंड्यूस हुआ है सरफेस B पर, और बाहर में जो चार्ज इंड्यूस होगा वो अपोजिट नेचर का होगा। जो यहाँ अंदर में हुआ है नेगेटिव, उसका अपोजिट पॉजिटिव होगा, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर अर्थ किया गया है, यहाँ पर मैंने इसे अर्थ कर दिया है। ठीक है, नहीं रहेगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि टोटल इसमें पोटेंशियल कितना रहेगा। तो B का पोटेंशियल टोटल रहेगा अर्थ होने की वजह से 0, कहीं भी कुछ अर्थ होता है तो उसका पोटेंशियल 0। लेकिन हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि इस सरफेस पर पोटेंशियल अगर बनाने वाला चार्ज है तो कौन कौन है, तो हम उसमें कहेंगे कि एक चार्ज ये है जो Q जो दिया गया है इनर सरफेस को, और एक चार्ज वो है जो इंड्यूस हो रहा है B पे इनर में पोर्शन में, और वो है Q डैश। तो इन्हीं दोनों चार्जेस की वजह से इस सरफेस पे पोटेंशियल होगा। कितना होगा पोटेंशियल, तो रफली आपको मैं स्केच कर लेता हूं, लेट कर देता हूं। Q the amount of charge given to A, therefore Q dash the amount of charge induced on B इनरली, अंदर में। ठीक है, B पर है लेकिन अंदर में है। तो अब इसलिए पोटेंशियल कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू एक जो चार्ज A पर है Q, उसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बताया मैंने, और एक वो चार्ज जो इसमें इंड्यूस हो रहा है अंदर में ही सही, लेकिन इंड्यूस तो हो रहा है ना, सरफेस B पर ही इंड्यूस हो रहा है, इसलिए उस चार्ज की वजह से वो पोटेंशियल। तो इस चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q बाई R, है ना, Q बाई R। यहाँ आर्क डिस्टेंस कितना है B, रेडियस B, और प्लस इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इस चार्ज की वजह से इस सरफेस का पोटेंशियल भी उतना लेने के लिए डिस्टेंस उतना ही लेना पड़ेगा, है ना। इससे जितना डिस्टेंस लिया था इस चार्ज के लिए, कितना डिस्टेंस लिए थे इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए भी डिस्टेंस लिया था यहाँ से यहाँ तक का, तभी तो B लिखा। अब इसके लिए भी वही डिस्टेंस लेंगे B ही, क्योंकि डिस्टेंस इस बार भी B ही है। ठीक है, Q डैश बाई B, ये कह लीजिए। तो आप जानते हैं पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो K टाइम्स Q बाई R होता है, हाँ होता है ना, डिस्टेंस R, जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल ले रहे हैं उसका डिस्टेंस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से। तो इस चार्ज के लिए भी ये सेंटर यही है, और इस चार्ज के लिए भी सेंटर यही है, इसलिए दोनों ही केस में इस सरफेस का डिस्टेंस लिया गया इसके सेंटर से। तो B आया इसका भी और B आया इसका भी। इट्स क्लियर, ठीक है। लेकिन हमने कहा है कि टोटल पोटेंशियल अगर इतना हो रहा है, लेकिन हमने कहा कि टोटल पोटेंशियल उस सरफेस का 0 होगा जो अर्थ किया जाएगा। B सरफेस अर्थ किया गया है, इसलिए इसका पोटेंशियल 0। तो देयरफॉर दिस टर्म, ये टर्म को राइट साइड लिया जाएगा, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। अब ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, क्या बचा, Q डैश इक्वल टू माइनस Q। तो ये माइनस Q आया, माने Q डैश जो आएगा इंड्यूस होगा वो Q के बराबर होगा, ये कह रहा है। और माइनस का साइन ये बता रहा है अपोजिट नेचर का होगा, तो अपोजिट साइन तो यहाँ पर ऐसे भी मैंने पहले दे दिया था,
ठीक है, तो ये अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन अमाउंट में क्यू के बराबर ही रहेगा। चलिए ये तो अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे की कार्रवाई करते हैं। सरफेस ए और सरफेस बी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए पी, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया पी। ठीक, तो यहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना लिया जाए, आर। ये तो यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये 1/4πε0 टाइम्स। फील्ड बनाने के लिए भी अब दोनों चार्ज रिस्पॉन्सिबल हैं या एक ही है? थ्योरेटिकली दोनों चार्ज रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखिए ये क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर फील्ड बन सकता है, और ये क्यू डैश चार्ज है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर फील्ड बन सकता है। लेकिन इस चार्ज क्यू डैश के लिए ये पॉइंट इनसाइड है, ये जिस जगह पर है, जिस सरफेस पे है, उस सरफेस बी है, तो सरफेस बी के लिए ये पॉइंट इनसाइड है। तो स्फेरिकल शेल में किसी भी पॉइंट पर अंदर में अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये हम गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के दौरान देख चुके हैं, है ना? याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, याद आया? ठीक है, तो जीरो होता है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं होगा फील्ड बनाने में। तो बच गया सिर्फ एक चार्ज ये जो सरफेस ए पर दिया गया है क्यू, उसकी वजह से ही वहां पर जो भी फील्ड होगा वो होगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू बाई आर स्क्वायर, यस लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू आपके पास हो गया 1/4πε0 टाइम्स क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर रीजन दे सकते हैं एज द चार्ज Q डैश have no field causes no field inside shell। है ना, सेल के अंदर में कहीं पर भी कोई फील्ड नहीं कॉज करता। तो इसलिए अब आप कह सकते हैं कि बट E इक्वल टू होता है -dv/dr होता है, ये हम सब जानते हैं। तो अब इसलिए E का वैल्यू ये है, अब इसको बराबर कर सकते हैं इसके, तो -dv/dr इक्वल होगा, है ना इसके। तो अब क्या होगा कि dv इक्वल टू कितना, -1/4πε0 टाइम्स q बाई आर स्क्वायर और तब dr। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है कि ये dv क्या बता रहा है समझ लेना है। ये dv बता रहा है स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, मींस ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब पॉइंट को शिफ्ट करते हैं हम P से Q, कोई दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए यहां, तो वो डिस्टेंस कितना है जितना से हमने शिफ्ट किया है, वो डिस्टेंस यही रहा dr। तो dr से अगर आप पॉइंट P को शिफ्ट करेंगे अलोंग द रेडियस तो चेंज इन पोटेंशियल होगा, है ना? यस, तो वो चेंज इन पोटेंशियल यही है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है। ठीक है, तो ऐसा चेंज तो आप यहां से लेके यहां तक में कहीं भी कर सकते हैं और सब जगह कर सकते हैं। तो सब जगह अगर करेंगे तो टोटल जो चेंज आएगा पोटेंशियल, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा सरफेस ए और सरफेस बी के बीच का, और हमें यही चाहिए। ठीक है, तो अब हम उसको निकालने के लिए हम ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐड कर दें तो क्या दिक्कत है, निकल ही जाएगा। ऐसे शिफ्टिंग करने की वजह से जो भी पोटेंशियल चेंज होगा, तो यस, तो ऐड अप करते हैं। ऐड अप करने का काम कैलकुलस में इंटीग्रेशन से लिया जाता है। तो देयरफॉर यहां पर dv लिखेंगे और यहां पर इतना कुछ लिखेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं कि जब ऐड अप करेंगे तो ऐड अप करने से पहले हमारा वेरिएबल क्वांटिटी r है। ये r हमारा वेरी कर रहा है, किस रेंज में वेरी कर रहा है, इसका लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। तो जब ये पॉइंट P A पर रहेगा तो उस वक्त r का लिमिट हो जाएगा a, और जब यही पॉइंट P B पर चला जाएगा तो उस वक्त r का लिमिट हो जाएगा ये B रेडियस, है ना? तो हमें a और b, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, इसके बीच में इसको इंटीग्रेट करना है, वेरी करना है। तो अब उसी के साथ हमें ये भी डिसाइड कर लेना है कि v जो होगा वो भी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है।
तो इस बीच में तो भी तो निकाल चुके थे। अब यहाँ पर अगर पॉइंट रहा P तो इस सरफेस पे, तो उस वक्त पोटेंशियल कितना होगा, और जब यहाँ इस पॉइंट पर सरफेस पे जाएंगे तो उस वक्त उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ जब जाएंगे तो उस वक्त तो पोटेंशियल हमने चूंकि इस सरफेस को अर्थ कर रखा है तो इसका पोटेंशियल जीरो, वो तो जीरो होगा, तो अपर लिमिट जीरो हो गया, तो यहाँ पर जीरो देंगे। लेकिन यहाँ पर कितना था नहीं मालूम, तो v मान लेंगे, तो v यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट v, अपर लिमिट जीरो, ये कह लीजिए। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, तो ये तो v आ जाएगा, इसका अपर लिमिट फिर यहाँ जीरो और लोअर लिमिट यहाँ पर v, और यहाँ माइनस जो कांस्टेंट क्वांटिटी है माइनस के साथ उसको बाहर ले आइए, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q, ये बाहर आ गया, बच गया r स्क्वायर। तो r स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे, और r स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे न्यूमरेटर बना करके, अभी तो डिनोमिनेटर में है ना, तो r टू द पावर -2 हो जाएगा। -2 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो r टू द पावर -2 + 1 आएगा, और डिवाइडेड बाय फिर -2 + 1 होगा, तो आप लिख सकते हैं r टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, यही ना। यहाँ b अपर लिमिट, यहाँ a लोअर लिमिट, ठीक है, यस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपर लिमिट एक बार इसका वैल्यू देंगे, एक बार लोअर लिमिट इसका वैल्यू देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 0 - b यहाँ LHS में हो जाएगा, और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और ये -1 आएगा, ये तो -1 आएगा तो वो बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो -1 आने पर, बाहर करने पे ये q हो जाएगा, और ये r की पावर -1 होगा, जो कि 1/r कहलाएगा ये, ठीक है। ये माइनस का साइन आप यहाँ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर भी कर सकते हैं। चलिए दे दिया यहीं पर b और a, ठीक है। हाँ, ये माइनस चाहे तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब एक बार अपर लिमिट r का दीजिए, एक बार लोअर लिमिट दीजिए r का, दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो यही आया, ठीक है। तो -v = ये a यहाँ है, b यहाँ है, अगर हम a को यहाँ लाए, b को वहां ले जाए तो साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना, ऑर्डर चेंज हो रहा है तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा। एक साइन माइनस यहाँ का दे देते हैं, तो माइनस यहाँ दे दिया, और तब 1/a - 1/b लिख दिया, ठीक है। तो अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो अब v = क्या बचा, यही, यस। अब ये पोटेंशियल निकल गया, अब ये पोटेंशियल निकल गया तो अब कैपेसिटेंस भी निकल जाएगा। देयरफॉर C = q/v, ठीक है। Q तो Q है, और V आप ये लिख लीजिए, सिंप्लीफाइंग के दौरान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और AB ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्योंकि ये इनटू में चेंज करेंगे, और q टाइम्स b माइनस से डिनोमिनेटर रह जाएगा, ये q और q कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, यस, यही वो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का जिसको लिए हमने डिराइव किया, ठीक है। तो हाउ टू डिराइव आपने सीख भी लिया। चलिए अब इसमें हम इसको डायरेक्टली यूज करके उनका न्यूमेरिकल जो था, प्रॉब्लम्स था, वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी जरा सा इस पर कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूं मैं। इस पर जो भी पॉइंट आउट करने वाला हूं मैं, उसमें पहला पॉइंट,
जब बी को इनलार्ज किया जाए, बड़ा बनाया जाए, इन्फिनिटी पर पहुंचा दिया जाए बड़ा बनाकर, तो फिर 1/b क्या हो जाएगा, 1/b किधर जाएगा, 0 की तरफ, है ना। तो इसलिए जो c आपने निकाला है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपने देखा था v के लिए ये होता है ना। तो अब 1/b यहां पर 0 हो गया, तो बचा सिर्फ कौन, 1/a के साथ ये सब, यस। तो c इक्वल टू निकालेंगे जब, तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा, और तब Q और Q कैंसिल, तो फिर C इक्वल टू क्या आएगा, A, यस ये आया। तो जब ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा ये B सरफेस, तो सिर्फ एक ही सरफेस रह जाएगा, स्फेरिकल सरफेस, और जो कैपेसिटर माना जाएगा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यही हुआ, है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस तो वही कैपेसिटेंस है जो एक सिंगल कंडक्टर के लिए ऑलरेडी हमने स्फेरिकल केस में निकाल रखा था, 4πε0a, या r वहां पर आया था, एक्सप्रेशन r आया था, ठीक है, वो r कह रहे हैं, तो r आया था, तो c इक्वल टू 4πε0 टाइम्स r आया था, r रेडियस ऑफ द कंडक्टर था, यस। अब इतना अगर आपको रिकॉल हो गया, याद हो गया, तो फिर ये कह लीजिए कि यहाँ पर r नहीं रिप्लेस करके ये न लाया गया है, सरफेस तो वही हो गया, यस। तो जब भी आप किसी स्फेरिकल कंडक्टर पर प्रॉब्लम टैकल कर रहे हो, तो आप मान करके चलिए कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर जो होगा वो एक स्फेरिकल कैपेसिटर ही होगा जिसका आउटर सरफेस इन्फिनिटी पर होगा। तो 10 है ना, यहां पर लिख दीजिए विच इज कैपेसिटेंस ऑफ a spherical conductor, thus a spherical conductor is also a spherical capacitor. जिसका आउटर सरफेस इन्फिनिटी पर होता है, यह रिमार्केबल पॉइंट्स था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये हुआ। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम ये मानकर चलते हैं इफ the two radii are very large, but b minus a is a small, वो दोनों लार्ज हैं, लार्ज रेडियस का, लेकिन दोनों लार्ज होते हुए भी नजदीक हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कम रहेगा, है ना। वो लार्ज नहीं रखा जाएगा, वो स्मॉल रखा जाएगा। तो मान लीजिए कि वो अगर ऐसा है तब क्या होगा, तो उस केस में मान लीजिए डी, तो फिर कह सकते हैं हम कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी छोड़ दीजिए, 4 पाई ए बी, एप्सिलॉन नॉट को छोड़ करके 4 पाई ए बी को लेते हैं अगर, 4 पाई ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो नियरली आप कह सकते हैं 4 पाई ए इंटू ए स्क्वायर, या फिर 4 पाई बी इंटू बी करें, अगर हम बी को ए को रिप्लेस करें बी से तो बी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे बी को रिप्लेस किए ए से तो ए स्क्वायर हो गया,
तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बहरहाल 4πa² हो या 4πb² हो, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है सरफेस एरिया ऑफ आइदर सरफेस, है ना। 4πr² जो होता है स्फेरिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, उसको इंडिकेट कर रहा है ये। तो हम अभी लिख सकते हैं ए से एरिया। तो अब इसलिए C इक्वल टू क्या होगा, तो वहां पर अब ये वैल्यू लिख सकते हैं 4πab के बदले में 4πab के बदले में हम लिख सकते हैं A, और b माइनस ए के बदले में हम लिख सकते हैं d, है ना। तो अब देखिए क्या रिजल्ट आ गया, C इक्वल टू आई एप्सिलॉन नॉट a बाई टी। यस, ये किसका कैपेसिटेंस है ना। यस, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करता है। कौन? स्फेरिकल कैपेसिटर। कब? जब उसका रेडियस लार्ज हो जाए तब। तो अब हमारा ये जो पेंडिंग रख करके उस प्रॉब्लम को, उस न्यूमेरिकल को पेंडिंग रख करके हम हमारा जो ये वर्क हो रहा था, ये अब ओवर हो गया। हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, ठीक है। अब हम डिस्कस कर सकते हैं उस न्यूमेरिकल को, है ना। क्या? अच्छा, इनका कहना है कि अगर जैसे ये कैपेसिटर का अगर आउटसाइड से इसको अर्थ करने पे लाया गया है, तो इनसाइड में अर्थ करने पे कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस लाया जा सकता है। यही कहना चाहते हैं, हाँ यही कहना चाह रहे हैं। तो फिर अब उसका भी क्या एक्सप्रेशन होगा, उसका एक्सप्रेशन किसी टाइम हम डिराइव करके दिखला देंगे। यहाँ पर मैं रिमाइंड कर देता हूँ। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, यही आता है, ठीक है। डेरिवेशन हम हो सकता है इसके बाद भी कर दें, लेकिन फिलहाल अभी इसको रिमार्क्स में अनडिराइव करके सिर्फ रिमार्केबल पॉइंट में पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा न्यूमेरिकल्स पर वर्क हो। चलिए उसी में मैंने कुछ करेक्शन किया है। अब उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करेक्शन किया है, रेडियस जो आपने दिखलाया था, लिखा था दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के लिए 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, मैंने वो शो कर दिया। और अब ये जो सरफेस ए है और ये जो सरफेस बी है, उसके बीच में ही इंसुलेटर दिया गया है ना, यानी यही पोर्शन इंसुलेटर का है। लेकिन इस पोर्शन को दो तरह के इंसुलेटर से फिलअप किया गया है। तो आप डिवाइड कर लीजिए, यहां से यहां एक हो गया और यहां से यहां एक हो गया, ठीक है। तो इस पोर्शन को यहां से जो गुजरने वाला है इतना डिस्टेंस पर रहते हुए, अब मान लीजिए ऐसा, तो अब इस सरफेस का रेडियस कितना होगा, ये 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। कॉमन सरफेस यही हो गया दोनों तरह के इंसुलेटर के लिए। तो इस इंसुलेटर का वैल्यू एप्सिलॉन r1 और इसका वैल्यू एप्सिलॉन r2, तो इसका वैल्यू हो गया 3 और इसका वैल्यू होगा 5, ठीक है। यस, तो अब ये 3 और 5 हो गया। तो अब हम दो तरह के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, एक इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और दूसरा इस पोर्शन के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। मान लीजिए दोनों, एक पहला वाला लेयर ये है, इसको C1, और दूसरे वाला लेयर ये है, तो इसका कैपेसिटेंस C2, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये जो कैपेसिटेंस आएगा ये एम्प्टी रहता है, तब सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से डिफाइन हो जाता, लेकिन ये एम्प्टी नहीं है, फिल्ड है अनदर डाइलेक्ट्रिक से। तो जितना डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है उससे ही मल्टीप्लाई होगा। ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यस, तो अब निकालेंगे कैसे हम C1 और C2 का वैल्यू। एक काम कीजिए,
इसको अभी C1 डैश मानते हैं, इसको हाँ इसका 3C1 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको C2 डैश मानते हैं, इसको 5C2 लिख देते हैं, ठीक है। तो नाउ C1 इक्वल टू जो हमने अभी लिखा था उसके मुताबिक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स AB, A यहां पर हो जाएगा 2 और B हो जाएगा यहां पर 2.4, दोनों CGS में है ना। तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं मीटर बना करने के लिए 2 × 10⁻² से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय B माइनस A, तो B माइनस A जब करेंगे तो 2.4 - 2 करना पड़ेगा, इसको भी 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो तो कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ, ठीक है। यस, तो इसलिए देयरफॉर और C1 तो ये निकल गया, C2 कितना आएगा? C2 के लिए आप अगली बार पहला रेडियस लेंगे, ये यहां से यहां 2.4 और दूसरा रेडियस लेंगे ये 2.5, 10⁻⁻4 ऊपर की तरह मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2.5 - 2.4 करने के बाद 10⁻⁻2 यहां लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देयरफॉर अब C2 या C1 डैश जो हमें निकालना था वो हमें 3C1 करने से मिल जाएगा और C2 डैश हमें 5C2 करने से मिल जाएगा। तो अब हमारा काम है इसलिए इक्विवेलेंट निकालना 1/C, तो 1/C किसका? C1 डैश और C2 डैश का ना, यस ठीक है, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/C1 डैश प्लस 1/C2 डैश। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कैपेसिटर है ये और ये दोनों सीरीज में एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है, ठीक है। ये कॉमन सरफेस है दोनों के लिए, ये इसके लिए भी हो गया और ये इसके लिए भी हो गया, तो ये दोनों पूरा कैपेसिटर जो है ना, दो अलग अलग कैपेसिटर कंबाइंड इन सीरीज में उसको फॉर्म कर रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। तो अब ये सारे वैल्यूज यहाँ पर जो है वो लिख दी जाए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए C1 का वैल्यू जो ये लिखा हुआ है इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/C1 हो जाएगा, यस, और उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब रेसिप्रोकल करेंगे इसे तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा, जी। ये वैल्यू रेसिप्रोकल करने के बाद लिखा गया है ना, विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और 5। अब जो टर्म्स इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, टेन टू द पावर -2 10 टू द पावर -2, 4πε0 4πε0, 2.4 2.4, एनी मोर नहीं, तो ये वहां ऊपर में जो बच जाएगा 0.4 और डिवाइडेड बाय ये 3 और ये 2, ठीक है, और प्लस इसमें ये 0.1 डिवाइडेड बाय ये रह जाएगा और ये तो कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, 2.5 रह जाएगा, तो 5 × 2.5 है ना, 10 टू द पावर 4 बाहर कॉमन आ गया, नहीं आया, और अच्छा ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया तो लिख देते हैं यहाँ पर,
ठीक है, यस। यस, तो ये हुआ रिजल्ट 3.55 इंटू 10⁻11 फैराड। अब ये आया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या स्टेप लिया गया है आप एक बार फिर चाहे तो समझ सकते हैं। यहां तक तो आपका समझा हुआ है ही। यहां से लीजिए, ये ऐड होकर के 2.5 और 0.3 मिलकर ऐड होकर के 2.8 हो गया और 3 इंटू 5 इंटू 2.5 रह गया। ठीक है, यहाँ 4π/ε0 था डिनोमिनेटर में, तो 1/4πε0 हुआ। ये इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, और ये 10⁻2 यहाँ था, यहाँ लिख दिया गया। तो अब जा करके 2.4 रह गया, 2.4 यहाँ पर आ गया। अब यही चीज़ फिर यहाँ रिपीट किया गया और बाकी जो ये अंडर ब्रैकेट टर्म्स हैं वो ऐड होने के बाद यहाँ लिखे गए। तो अब इसमें देख लीजिए 2.8 और 2.4 दोनों ही कॉमन फैक्टर 4 रखता है, तो 4 7 जा और 4 6 जा, ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिया गया। साथ ही 3 3 जा 9 यहाँ आया, तो 3 2 जा 6, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद अब बचा कौन 5 और 2.5, तो अब आने के बाद इतना रहा है ना, ये इतना आया। अब 2 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 5 2 जा 10, तो 2.5 रह जाएगा, 2.5 इंटू 10 ये आया और 7 यहाँ रहेगा, 10⁻11 यहाँ रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आया, इस 10 की वजह से इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो अब 7/25 इंटू 10⁻11 आया। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तब ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अब 7/25 से ये 25/7 हो गया, है ना। यस, आई 10⁻11 न्यूमरेटर में था, तो अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर से फिर जब न्यूमरेटर में आएंगे तो फिर वो साइन चेंज कर जाएगा पावर का, माइनस, तो जो कि यहाँ पर प्लस में है बाई इधर, तो इसको ठीक कर लीजिए माइनस। ठीक है, अब माइनस में आया तो माइनस में ये भी होगा, है ना, ये भी माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में होगा। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसके साथ जो आपका प्रॉब्लम था, आपका प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, और जो मेरी तरफ से स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए मिस कर रहा था टॉपिक, वो भी यहाँ पर डिराइव कर लिया गया, है ना। उम्मीद है इसकी वजह से आपको आगे बहुत सारा फायदा होगा।